अब पढ़ेंगे 7वां चैप्टर हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। अब पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। यहाँ पर लगभग दिया गया है लेकिन इसका एग्जैक्ट डाटा भी है। इनका एग्जैक्ट डाटा है 32,87,263 है ना। और ये भारत का कुल क्षेत्रफल हुआ। इसी में से कश्मीर से कन्याकुमारी तक मतलब उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है, जो कि हमारे इस एनसीईआरटी बुक में लगभग करके राउंड अप फिगर 3200 दिया गया है। तथा पश्चिम से लेकर के पूरब से लेकर के पश्चिम तक है ना 2933 किलोमीटर है, जो कि हमारे यहाँ राउंड फिगर करके 2900 दिया गया है। ठीक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, ओसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यह जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। मतलब डाइवर्सिटी हमारे भारत की पहचान है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डाइवर्सिटी में भी हम यूनिटी है, मतलब विभिन्नता में भी एकता है जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति आ गई है, भारत चीन से भी आगे हो चुकी है जनसंख्या में। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से यानी कि इधर से इधर, ये पूर्व पश्चिम किसे होता है, मान लेते हैं ये अथी है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर ये दक्षिण। पूर्व से पश्चिम की बात कही गई तो ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है और वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ टोटल 11 है, लेकिन इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत की स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर है, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये दोस्तों TRE 1 में 6 to 8 का जो हमारा GS का पोर्शन था उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था कि देश के मध्य से कौन सी रेखा होकर गुजरती है। ठीक ना। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ से कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है ना। दक्षिण से उत्तर के ओर, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार, पश्चिम से लेकर मतलब इधर से इधर, दक्षिण से मतलब नीचे से ऊपर है ना। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है? पश्चिम से तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो पूर्वी गोलार्ध में होगी। गोलार्ध मतलब हो गया गोला, पहले बनाते हैं गोला से समझते हैं।
अगर इनको ऐसे बांटते हैं तो ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अगर इनको बीच से ऐसे बांटते हैं तो इधर वाला हो गया पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। तो किस जगह स्थित है यही पूछा गया यहाँ पर, कि अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में है। दक्षिणी और उत्तरी में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री के लिए 4 मिनट का, तो 29 डिग्री है हमारा भारत का जो है, इस छोर से लेकर के इस छोर तक कितना है, 29 डिग्री का बनता है देशांतर। तो 29 गुना 4 करेंगे, लगभग 30 डिग्री मान लेते हैं। 30 गुना 4 करेंगे तो 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का अंतर होता है। अगर हमारे इस अरुणाचल प्रदेश के एरिया में जब सूर्य उगेगी तो वहाँ से 2 घंटे का समय लगता है हमारे इस क्षेत्र में उगने का। चलिए, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। वही जो मैंने अभी बताया, आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। यह इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है ना। 82.5 डिग्री मानक याम्योत्तर जो होता है हमारे बीच में होता है, इधर से भी और इधर से भी, इसलिए इसको हमारे भारत में एक ही टाइम जोन चलता है, यहाँ से इलाहाबाद में हो पाया जाता है। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है ना। हम जानते हैं ये कि 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी है। किसकी सीमाओं से, तो भारत की सीमाओं से। चित्र 7.1 में है ना से इन देशों के नाम पता लगाइए। देखिए हमारे पास आसान है। पहले तो यहाँ गुजरात से शुरू हो जाता है, कश्मीर तक, यहाँ तक आ जाता है कौन सा, पाकिस्तान। फिर आ जाता है हरे इस कलर में, यहाँ से इतनी ही दूर सबसे कम अफगानिस्तान। फिर यहाँ से क्षेत्र चल जाता है यहाँ तक चीन का। फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक नेपाल का। एक अब पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, और छोटा सा यहाँ से आ जाता है भूटान। फिर यहाँ पर आ जाता है छठा म्यांमार। फिर इस जगह हमारा पाया जाता है बांग्लादेश, 7वां देश। ठीक है, इन्हीं के बारे में फिर पढ़ा गया कि इनमें से कौन सा देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। हाल फिलहाल के एनटीपीसी के एग्जाम में आया था कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो पाक जल संधि। जल संधि के बारे में मैंने बताया था कि एक जगह से बड़े क्षेत्र है ना, जल का बड़ा क्षेत्र, और दूसरे साइड से भी जल का बड़ा क्षेत्र सांकड़े रास्ते से होकर गुजरता है, उसी को जल संधि कहा जाता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। ये पहले का है, लेकिन वर्तमान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन, अब क्या पढ़ते हैं, भौतिक विभाजन।
भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। उत्तर मतलब ऊपर में। हिम जोड़ आलय का मतलब ही होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय, मतलब सबसे ऊपर वाले को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय, यानी कि हिमाचल कहा जाता है। मध्य हिमालय को हिमाचल कहा जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, जो कि हिमाद्री के जस्ट नीचे यानी कि दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल में। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है ना। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समंदर श्रृंखला में बांटा गया है। कौन सा? ये बृहत हिमालय या हिमाद्री, दूसरा मध्य हिमालय या हिमाचल, तीसरा शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय का जो दक्षिण है उसमें क्या है? भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जल और निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। चित्र से हम समझते हैं, भारत के नक्शे से समझते हैं। हिमालय का जो 3 समानांतर श्रृंखला में बांटा गया है, पहला सबसे ऊपर पाया जाता है। कौन सा? उत्तर में बोला गया ना कि हिमालय पाया जाता है, तो सबसे पहले उत्तर में पाया जाता है हिमाद्री, फिर बीच का पाया जाता है हिमाचल, फिर नीचे आ जाता है शिवालिक, है ना, ये शिवालिक श्रेणी। चलिए, उसी के जस्ट नीचे बोला गया था दक्षिण में, ये क्या है? हरा हरा जो दिख रहा है हमारा, ये है मैदानी क्षेत्र। ठीक है। और कुछ नदियों की भी बात कही गई थी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना। हमारा ये हिमालय क्षेत्र है, यहीं पे मेन है हमारा नदी, जो कि ये रहा सिंधु नदी, सबसे हमारा हिमालय से निकलता है। फिर हमारा ये रहा गंगा नदी, जो कि यहाँ से निकलते हुए ऐसे आता है गंगा नदी। फिर इधर से आता है हमारा ब्रह्मपुत्र, हिमालय से ही ये पूरा इलाका हिमालय का है, यहाँ से आ जाता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। समझ गए। नीचे आ जाता सतपुरा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, चंबल नदी, ये सब नदियों का पश्चिमी घाट, और ये हुआ पूर्वी घाट, है ना। अन्नामलाई पश्चिमी घाट में स्थित है। नीलगिरी, ये रहा हमारा दक्कन का पठार, है ना। ये से सब हमारे भौतिक विभाजन वाले ये भारत का मैप है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, जो कि हम पढ़ लिए थे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के बारे में। चलिए, भारत के पश्चिमी भाग में, अब किधर? पश्चिमी भाग में, इधर बाएं साइड में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में, उत्तरी मैदान जो है हमारा ऊपर में, उसी के दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। दक्कन का जो पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार ही है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है ना। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखलाएं हैं। उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली श्रृंखलाएं हैं, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला क्या है? जो सब विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है ना। विंध्य एवं सतपुरा जो होती है, उनसे होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा एवं तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं ना। नर्मदा एवं तापी नदियां किधर बहती है? तो पश्चिम की तरफ बहती है, और जो अरब सागर में गिराती है अपना जल। इस पठार के पश्चिम में, है ना,
पश्चिमी घाट सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। सह्याद्री कहाँ है? पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है ना। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो इधर के हैं अपेक्षाकृत क्या है? चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। चलिए चित्र में फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा तटीय क्षेत्र है। पश्चिम का पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्व का पूर्वी तटीय क्षेत्र है ना। ये पूर्वी घाटी हुआ, इसका पूर्व में पूर्वी तटीय क्षेत्र हो गया। अब ये हमारा ये हो गया यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार, इसी में बोला गया था अरावली श्रेणी पाया जाता है ना। ये अरावली श्रेणी है ना। उत्तर पश्चिम में बोला गया था ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार, इसी के उत्तर और पूर्व में क्या है? अरावली श्रेणी है ना। उसके बाद बोला गया था विंध्य एवं सतपुरा भी है, जो कि पुरानी महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये विंध्य एवं सतपुरा। यहीं से एक नर्मदा नदी और तापी नदी क्या होती है? पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व की ओर नहीं, पश्चिम की ओर, और अरब सागर में अपना जल गिराती है। फिर बोला गया था कि हमारे दक्षिण में है ना, पूर्वी तट में जो कि पूर्व की ओर नदियाँ बहती है, कृष्णा नदी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया है ना, कावेरी नदी हो गया। ये सब क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है ना। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है तो उस जगह को क्या कहा जाता है? तो मुहाना कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप भी कहा जाता है। इस जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकाल के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार परवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं, जो कि इसमें हमको दिखाया गया है। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है ना। हमारा लक्षद्वीप समूह कैसा है? तो परवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सी द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? हाँ, हम जानते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसमें कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार डूब गया था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है। सुनामी क्या है? एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर भी समाप्त हुआ। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं।
हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय का सबसे दक्षिण भाग शिवालिक, सबसे उत्तरी भाग हिमाद्री, बीच का भाग हिमाचल कहलाता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट से, है ना। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित? हूबहू सेम ऐसा ही क्वेश्चन, मान लीजिए कि यही से पूरा का पूरा उठा के पूछा गया यह क्वेश्चन है कि पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित। हमारे लिए एनसीईआरटी इतना महत्वपूर्ण है कि आपका ये बेसिक कोर होता है और अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, डिट्टो हूबहू यहीं से उठा के पूछा जाता है, ना कुछ चेंजिंग, ना ऑप्शन चेंजिंग, ना डाटा चेंजिंग, कुछ नहीं कर किया जाता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? अरब सागर में प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप है ना, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किधर है? दक्षिण और पूर्व में है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 32.8 है ना, लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। महान हिमालय को देश के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय को किस नाम से? हिमाद्री के भी नाम से जाना जाता है ना, सबसे उत्तर में जो स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन सा? राजस्थान। नर्मदा नदी देश सागर में गिरती है तो अरब सागर में गिरती है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। देश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, कौन सा? यही क्वेश्चन आ गया था ऑप्शन से ही। तो कौन सा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है? तो कर्क रेखा है। चलिए हो गया, अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।